Hello everyone, myself हेम सिंह शेखावत, Assistant Professor, Government Law College, नागौर। आज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, इस सब्जेक्ट के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान में संशोधन। आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 कि आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 के अंदर भारत के संविधान में संशोधन कौन कर सकता है, संशोधन के लिए क्या प्रोसीजर है और संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है, और क्या आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग जो संविधान के अंदर ही पार्ट 3 के द्वारा फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, क्या उनमें भी अमेंडमेंट हो सकता है या नहीं। तो इस टॉपिक को हम 2 वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कि आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग जो संविधान में संशोधन है वो कौन कर सकता है, किस प्रकार से किया जा सकता है, और जो दूसरा वीडियो हम बनाएंगे उसमें देखेंगे कि क्या आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग संविधान में संशोधन करके फंडामेंटल राइट जो पार्ट 3 के अंदर दिए गए हैं क्या उसमें भी अमेंडमेंट किया जा सकता है या नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान है, वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जिस समय भारत का संविधान 1949 में बनकर तैयार हुआ और 1950 में लागू हुआ, तो भारत के जो संविधान निर्माता थे वो इस बात से परिचित थे कि आज जो हमारे देश की जो परिस्थितियां हैं वो भविष्य के अंदर परिस्थितियां रहे यह संभव नहीं है, क्योंकि समय काल देश व परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन आवश्यक है। इसीलिए संविधान में भी संशोधन होना आवश्यक है, मांग व आवश्यकता के अनुसार। तो इसलिए आर्टिकल 368 का प्रोविज़न इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है, जिससे संविधान में संशोधन किया जा सके। अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, वहाँ का यदि हम कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो उसमें बहुत इजीली अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। संविधान में संशोधन के लिए बहुत ही जटिल प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है, जबकि इसके विपरीत जो ब्रिटेन का संविधान है वो बहुत लचीला है और वहाँ की पार्लियामेंट, ब्रिटेन की पार्लियामेंट बहुत इजीली संविधान में अमेंडमेंट कर सकती है। भारत के अंदर कुछ प्रोविज़न ऐसे हैं जिनमें बहुत इजीली अमेंडमेंट किया जा सकता है, कुछ प्रोविज़न्स ऐसे भी है जिसमें इजीली अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, विशेष प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। तो कुल मिलाकर देखें तो भारत का संविधान अमेंडमेंट की दृष्टि से लचीले और कठोरतापन का मिश्रण है। आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग जो संविधान में अमेंडमेंट है वो कौन कर सकता है, पहला क्वेश्चन यही आता है। एक चीज़ हो कि जो संविधान में अमेंडमेंट हुए तो पहला अमेंडमेंट कब हुआ, तो पहला अमेंडमेंट हुआ था 1951 के अंदर, 1951 में, जबकि लास्ट जो अमेंडमेंट हुआ है वो है 104वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा संसद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है वो 10 साल आगे के लिए और बढ़ा दी गई है। इससे पहले EWS के लिए रिजर्वेशन हुआ, उसके लिए अमेंडमेंट किया गया 103, GST से रिलेटेड, तो समय समय पर अमेंडमेंट होते रहते हैं। तो संविधान में संशोधन कौन कर सकता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट की जो पावर है वो केवल पार्लियामेंट, संसद को दी गई है। यानी
जो राज्य के विधानमंडल है वो संविधान में अमेंडमेंट नहीं कर सकते, उनको ये पावर नहीं है कि वो संविधान में संशोधन कर सके। तो संविधान में संशोधन केवल संसद के द्वारा किया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि संसद के 2 हाउस है, 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो जो संविधान का संशोधन है उससे रिलेटेड जो बिल लेकर आया जाएगा वो लोकसभा में भी पहले पेश किया जा सकता है या राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि पहले बिल लोकसभा में पेश हो या पहले राज्यसभा में हो। दोनों सदनों में से किसी भी सदन में उस बिल को पहले इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, उस बिल को पेश किया जा सकता है। जब वह बिल सदन में पेश किया जाता है तो दोनों सदन यानी अलग अलग, पहले यदि लोकसभा में उस बिल को पेश किया गया है तो लोकसभा के द्वारा उस बिल को पारित करने के बाद में राज्यसभा को भेजा जाएगा और राज्यसभा भी जब उस बिल को पारित कर देगी तो उसके बाद में उसको अनुमति के लिए राष्ट्रपति के पास में भेजा जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि दोनों लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा अलग अलग उस बिल को पारित किया जाना आवश्यक है। जब वह बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है तो उसके बाद में उस बिल को राष्ट्रपति के पास में अनुमति के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति के पास में जब उस बिल को परमिशन के लिए भेजा जाएगा तो राष्ट्रपति उस बिल पर परमिशन देने के लिए बाध्य है। जो साधारण बिल होता है उसको जब राष्ट्रपति के पास में भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उस बिल को पुनर्विचार के लिए सदन को भेज सकता है, परंतु संविधान में संशोधन से रिलेटेड यदि कोई बिल उस राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए आता है तो राष्ट्रपति उस बिल पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। यदि संविधान में संशोधन से संबंधित कोई बिल है जिस पर लोकसभा और राज्यसभा में किसी प्रकार का कोई विरोधाभास है तो उस कंडीशन के अंदर राष्ट्रपति दोनों सदनों की जॉइंट बैठक नहीं बुला सकता, जबकि साधारण बिल के अंदर यदि विरोधाभास है तो जॉइंट बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जा सकती है। अब संविधान में जो संशोधन का प्रोसीजर है वो क्या है? संविधान में संशोधन के लिए जो बिल है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के द्वारा कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा पारित किया जाएगा। यानी संविधान में संशोधन से संबंधित जो बिल लोकसभा में पेश किया गया है तो लोकसभा की जितनी कुल सदस्य संख्या है उस सदस्य संख्या के बहुमत के द्वारा, जैसे लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है 543, तो उसका बहुमत कितना होगा? उसका बहुमत होगा 272। तो 272 सदस्यों के उसको समर्थन होना आवश्यक है। न केवल समर्थन बल्कि जिस दिन वो बिल पेश किया जाता है, बिल पर चर्चा होती है, उस समय उस सदन की जो कुल उपस्थित और जो मतदान करने वाले जो सदस्य हैं उनके 2/3 बहुमत के द्वारा उस बिल को पारित करना भी आवश्यक है। तो संविधान में संशोधन के लिए जो बिल है वो संसद के दोनों सदनों के द्वारा कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा पारित किया जाएगा और उसके बाद में उस बिल को अनुमति के लिए राष्ट्रपति के पास में भेजा जाएगा। अब जो संविधान में अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो कितने प्रकार से हो सकते हैं? तो भारत के संविधान के अंदर 3 प्रकार से अमेंडमेंट की व्यवस्था की गई है। फर्स्ट साधारण बहुमत के द्वारा, सेकंड विशेष बहुमत के द्वारा और तीसरा विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल के द्वारा उस बिल को समर्थन होना चाहिए। तो जो 3 नंबर पॉइंट है इसमें ये जो कुछ पॉइंट बताए गए हैं जिनमें अमेंडमेंट करना हो तो विशेष बहुमत तो होगा ही होगा, प्लस जो
भारत के आधे से अधिक राज्य है उनके विधानमंडल के द्वारा भी उस बिल को समर्थन होना आवश्यक है। तो साधारण बहुमत द्वारा इस श्रेणी में वे उपबंध आते हैं, वे प्रोविज़न आते हैं जिनमें संसद साधारण बहुमत के द्वारा भी अमेंडमेंट कर सकती है, सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा। तो इसलिए क्योंकि ये साधारण बहुमत के द्वारा अमेंडमेंट हो सकते हैं तो इन्हें हम आर्टिकल 368 के क्षेत्र से बाहर रखते हैं। जैसे आर्टिकल 4 के अकॉर्डिंग यदि किसी नए राज्य का भारत के अंदर प्रवेश करना है या उसको एस्टेब्लिश करना है, स्थापना करनी है, किसी नए राज्य का निर्माण करना है या कोई राज्य है उसके नाम में चेंज करना है, उसके क्षेत्र को चेंज करना है या उसकी सीमाओं में चेंज करना है, तो संसद साधारण बहुमत के द्वारा ऐसा कर सकती है। आर्टिकल 4 यदि किसी स्टेट के अंदर विधान परिषद का निर्माण करना है या यदि कोई विधान परिषद पहले से है उस विधान परिषद को समाप्त करना है, आर्टिकल 169, तो उसको भी साधारण बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित मामलों में कोई अमेंडमेंट करना है, आर्टिकल 239A, तो इसको भी संसद साधारण बहुमत के द्वारा अमेंडमेंट कर सकती है। सेकंड, विशेष बहुमत के द्वारा। तो विशेष बहुमत के द्वारा जो 1 नंबर लिस्ट और जो 3 नंबर लिस्ट में नहीं आते उन को छोड़कर यदि किसी भी बात को लेकर संविधान में अमेंडमेंट करना है तो उसके लिए विशेष बहुमत वाला प्रोसीजर अपनाना होगा। विशेष बहुमत वाला क्या है? विशेष बहुमत वाला ये है कि संविधान में जो संशोधन के लिए जो बिल है वो संसद के प्रत्येक सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा उस बिल को पास होना आवश्यक है। तीसरा, विशेष बहुमत व आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल के समर्थन के द्वारा। यदि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी मामले में अमेंडमेंट करना हो या संघ और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना हो या संघ, यूनियन और राज्य की न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनसे रिलेटेड किसी प्रोविज़न में अमेंडमेंट करना हो या संघ व राज्य के मध्य जो विधायी शक्तियों का वितरण है उससे रिलेटेड कोई प्रोविज़न हो या संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व या भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, उनसे रिलेटेड किसी प्रोविज़न में अमेंड करना हो या आर्टिकल 368 के उपबंधों में ही कोई अमेंडमेंट करना हो, तो इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता तो होगी ही होगी, प्लस कम से कम आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल के द्वारा भी उस बिल को समर्थित होना आवश्यक है, तभी संविधान में संशोधन होगा इन पॉइंट से रिलेटेड। तो ये आज हमने आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग जो संविधान का संशोधन किस प्रकार से हो सकता है, कितने टाइप से हो सकता है, कौन कर सकता है, इसके बारे में डिस्कस किया। इसी से रिलेटेड दूसरा प्रोविज़न कि क्या फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट किया जा सकता है आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग, उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक्स।